सभी को हरित नमन। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने मौलिक अधिकारों पर पिछले 2 वीडियो में बात की थी। उसी श्रृंखला में आज हम तीसरा वीडियो लेके आए हैं, जो हमने ऊपर टाइटल लिख रखा है मौलिक अधिकार पार्ट 3। तो आप उसको समरूप रूप से देख सकते हैं कि वो पार्ट 3 तो खुद ही है, क्योंकि संविधान में भाग 3 में आता है, परंतु मैंने उसको वहाँ उस अर्थ में ना लिखकर हमने जो श्रृंखला प्रारंभ की है उसके भाग 3 के रूप में लिखा है। परंतु ये समानता आना अपने आप में कोइंसिडेंस हो चुका है, और उसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि हम समानता के अधिकार की ही बात करने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं समानता के अधिकार की बात, जिसको राइट टू इक्वलिटी बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। इसका प्रावधान हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक किया गया है। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, हमने इससे कुछ पहले के जो वीडियो बनाए हैं उसमें यदि आपको कुछ समझने में नहीं आ रहा, या आपको चाहिए कि आप उसमें विशेष बिंदु पर और अधिक विस्तार से समझने की आपको आवश्यकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। मैं उस पर एक पूरा अलग वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि यहाँ मेरा मेन मकसद ये है कि ये सभी प्रकार के एग्ज़ामों में समान रूप से उपयोगी रहे। ठीक है ना। जितना ये यूजी पीजी के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहे, उतना ही कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी रहे। बट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम जो होते हैं आईएएस के, यूपीएससी के थ्रू और आरपीएससी के थ्रू, उसमें इसके कुछ प्रावधानों पर और विस्तृत विवेचना की आवश्यकता पड़ेगी, जिस पर मैं समय समय पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अभी जो उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम हैं, ऐसा नहीं कि उसमें भी काम नहीं आएंगे, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उनके कुछ विशेष प्रावधानों पर और विस्तार की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम और भी देखेंगे। अभी हम जितना भी बना रहे हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे यूजी के एग्ज़ाम हो, पीजी के एग्ज़ाम हो, या अन्य कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो। ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं, अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के आधारभूत लक्षण समानता के अधिकार, या जिसे समता के अधिकार भी कहते हैं, को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्तंभ बनाया है। इन्होंने समानता के अधिकार के द्वारा सभी व्यक्तियों को, शब्दों पे गौर कीजिएगा, सभी व्यक्तियों को वैधानिक, नागरिक और सामाजिक समानता प्रदान की थी। देखिए, सभी व्यक्तियों पर मैंने विशेष जोर क्यों बोला, क्योंकि मैंने आपको पहला जो इसका वीडियो बनाया था, पहले पार्ट वाला जो वीडियो बनाया था, उसमें स्पष्ट रूप से कैटेगराइज करके बताया था कि कौन से मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त हैं और कौन से मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को, व्यक्ति में कौन आते हैं, नागरिक प्लस गैर नागरिक को प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद जो 14 है, आर्टिकल 14 है, वो आता है सभी व्यक्तियों के लिए, है ना, जिसमें नागरिक और गैर नागरिक दोनों आते हैं। मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले सभी व्यक्तियों को ये प्राप्त है, चाहे वो नागरिक हो चाहे विदेशी हो, सब पर जो हिंदुस्तान में रह रहा हो। ठीक है। अब जब हम इस अधिकार की बात करते हैं तो इसमें 2 शब्दावलियों का प्रयोग होता है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है। विधि के समक्ष समानता जो शब्दावली है ना, ये हमने ब्रिटेन से ली है, और विधियों का समान संरक्षण की जो शब्दावली है वो हमने अमेरिका से ली है। विधि के समक्ष समानता की जब हम बात करते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं तो उसमें नकारात्मकता का भाव है, इसलिए उसको नकारात्मक अवधारणा बोलते हैं। और जबकि विधियों का समान संरक्षण की जब हम व्याख्या करेंगे तो इसमें सकारात्मकता का प्रभाव है, इसलिए हम इसको सकारात्मक अवधारणा बोलते हैं। देखिए, विधि के समक्ष समानता, इसको सबसे सरल शब्दों में अगर समझना है तो 3 शब्दों में समझ लेना, विशेषाधिकार का न होना। विशेषाधिकार का न होना, ठीक है ना। अब विशेषाधिकार क्या है, जब समाज में है ना जो मजबूत वर्ग होता है या सबल वर्ग होता है, उसके पक्ष में अगर विभेद किया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं विशेषाधिकार। क्योंकि वो पहले ही मजबूत है, वो पहले ही सबल है, तो उसके पक्ष में भी अगर आप उसको एडवांटेज दोगे तो वो विशेषाधिकार हो जाएगा। ठीक है ना। और उसकी मनाही की गई है संविधान में आर्टिकल 14 में। उसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, उनको किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। इसको अगर हम दूसरे रूप में व्याख्यात करें तो सरल शब्दों में क्या बोलेंगे, कोई भी व्यक्ति है ना, वो विधि या कानून, विधि को अल्टरनेट वर्ड है कानून, विधि या कानून से कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर है विधि या कानून, उससे ऊपर कोई नहीं है। इसका मतलब
विधि मतलब कोई भी अपने विशेषाधिकार का दावा करके विधि से ऊपर नहीं बन सकता। सबको ये मानना पड़ेगा कि हम सबसे ऊपर कौन है, विधि, और हमको उसी को मानना होगा, सभी को समान रूप से उसको मानना होगा, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है। अब हम दूसरी तरफ बात आते हैं विधियों का समान संरक्षण या कानूनों का समान संरक्षण। इसमें क्या होता है कानून का समान संरक्षण में, इसमें समान परिस्थिति में समता का व्यवहार किया जाएगा और असमान परिस्थिति में असमानता का व्यवहार किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति की स्थिति समान नहीं है। अगर आप एक व्यक्ति जिसने एक, क्योंकि आपको पता है कि भारत में जातिगत विभाजन रहा था एक लंबे टाइम तक, तो एक विशेष जाति है जो एक लंबे टाइम तक बहुत पिछड़ी हुई रही थी, ठीक है ना, और एक जाति है जो अग्रणी जाति के रूप में आई थी। अगर आप दोनों को विकास के, अब आप कहें कि एकदम से कि दोनों को हम खुला छोड़ देते हैं कि कौन ज़्यादा विकास कर पाए, अब जो इतने समय के बाद वहाँ तक पहुँचा है, ठीक है ना, एक बहुत पिछड़ा समाज है जो कि बहुत मेहनत के बाद वहाँ पहुँचा है, और एक समाज जो कि बहुत साल पहले ही उस स्थिति में पहुँच चुका था, तो दोनों को समान रूप से छोड़ देने पर ये निश्चित है कि जो पहले से ही अच्छी स्थिति में था वो ज़्यादा एडवांटेज ले जाएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा। ये तो समानता का मतलब आप कहने को तो समानता का व्यवहार कर रहे हो क्योंकि उनको समान रूप से छोड़ रहे हो, परंतु ये तो असमानता हो जाएगी क्योंकि आपने उसकी परिस्थिति को देखा ही नहीं है। इसीलिए जिनकी जैसी परिस्थिति है ना, उनके साथ उस क्षेत्र में मतलब विभेद नहीं किया जाएगा। जो जिस समान परिस्थिति में उनके साथ उस परिस्थिति में समानता का व्यवहार किया जाएगा, और जो असमान परिस्थिति में है उस असमान परिस्थिति में उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाएगा। आप इसको समझो, जो एक जैसी परिस्थिति है ना, जिनका बैकग्राउंड, जिनकी सिचुएशन, जिनकी कंडीशनिंग एक जैसी है, उनके साथ एक जैसा व्यवहार है ना। अगर किसी कारण से असमान हो गया कुछ, तो फिर वहाँ पे हमें असमानता को चूज़ करना पड़ेगा, परंतु वो असमानता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जो निर्बल वर्ग है या वंचित वर्ग है, उसके लिए अच्छी चीज़ करने के लिए या उसको मुख्य धारा में लाने के लिए वो प्रावधान किए गए हैं। इसलिए असमान परिस्थिति में असमानता का व्यवहार किया जाएगा और समान परिस्थिति में समानता का व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसमें दो तरीके से हो गए। विशेषाधिकार की बात होती है तो सबल वर्ग की बात होती है और वो नकारात्मक और उसका मना किया गया है, और जबकि इस कानूनों का या विधियों का समान संरक्षण की बात होती है तो यहाँ निर्बल या वंचित वर्ग की बात होती है, और वहाँ पे उनमें उनको सकारात्मक रूप से इसको दिया गया है। क्योंकि अगर सबल को आप मतलब असमानता करके कुछ विशेष अधिकार देते हो तो वो समानता को भंग करता है, और जबकि निर्बल को आप कुछ देते हो या वंचित वर्ग को कुछ विशेष चीज़ देते हो या ज़्यादा चीज़ देते हो तो वो भंग नहीं करता, वो उनको मुख्य धारा में ला रहा है। इसका मतलब वो उसका सकारात्मक रूप से उनको विकास के अवसर दे रहा है, तो इसको स्वीकार करने पड़ता है। इसीलिए इसको आनुपातिक समानता बोलते हैं, ठीक है ना। और भी सरल शब्दों में कहा जाए, जैसे हमारे हिंदुस्तान में आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण की व्यवस्था को जब लागू किया गया था तो उसका आधार क्या बताया गया था? अगर आप ये कहें कि आरक्षण तो असमानता को बढ़ाता है, क्यों बढ़ाता है? क्योंकि एक को आपने आरक्षण दे दिया और एक को नहीं दिया, ये तो वो हो गया। परंतु हमारे संविधान में ही अनुच्छेद 14 में विधियों का समान संरक्षण है, उसमें समान परिस्थिति में रहने वालों के साथ समानता का व्यवहार और असमान परिस्थितियों में रहने वालों के साथ असमानता का व्यवहार। तो इसी के तहत आरक्षण भी सही सिद्ध होता है। क्यों? आरक्षण किन को दिया गया था? जो कि एक विशेष समय से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए रहे थे, ठीक है ना। एक बहुत टाइम से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े रहे थे, तो उनको उनकी सामाजिक स्थिति के उन्नयन के लिए और शैक्षणिक स्थिति के उन्नयन के लिए उनको विशेष प्रावधान किए गए और उसी को आरक्षण कहा गया। तो यहाँ पे असमानता का व्यवहार हुआ है, परंतु वह असमानता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो निर्बल है या वंचित है या सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। अब उसका उपयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ, ये बात की बात है, ठीक है ना। ये पूरे आरक्षण वाले विषय में लेंगे, परंतु जो उसका मेन प्रावधान था देने कारण उसका आधार ये है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये कानून की समानता तो दे दी गई, पर कानून की समानता के कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद सेंस क्या है? कुछ ऐसे हमारे पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं या कुछ ऐसे हमारे पद हैं
पद हैं जिसको संविधान में ही विशेष संरक्षण दिया गया है, ताकि उस स्थिति में आप क्लेम नहीं कर सकते या उस पद के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते ये तो समानता का व्यवहार नहीं कर रहा है। समानता के व्यवहार में अनुच्छेद 14 है, उसमें मुख्यतः बात है कानून के समक्ष वाली बात। अब हमारे यहाँ पे क्या, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, सांसद हैं, विधायक हैं, कूटनीतिज्ञ हैं जो कि राजनयिक हैं, जो कि दूसरे देश के कूटनीतिज्ञ हैं, राजनयिक हैं, या संयुक्त राष्ट्र संघ उनकी एजेंसी के कोई लोग हैं यहाँ पे, उन सब को कानून के समक्ष समानता में या विधि के शासन में कुछ चीज़ों में छूट दी गई है, परंतु उसको लेकर आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये तो गलत हो गया क्योंकि आपने उनको विशेष क्यों दे दिया। गलत क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने ही उनके पद को देखते हुए, उनकी स्थिति को देखते हुए उनको कानून के समक्ष समानता का अपवाद बोल दिया है, और अपवाद बोल दिया है तो उनके लिए वो वैलिड हो गया है। ठीक है ना, ये सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है, या इन व्यक्तियों के अलावा या इन पदों के अलावा और किसी के लिए नहीं है। ठीक है, इन पदों को जो सुशोभित कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। तो कानून के समक्ष समानता के अपवाद कौन कौन से हैं? देखो, राष्ट्रपति और राज्यपालों को अनुच्छेद 361 का प्रावधान भाग 19 में, संविधान के भाग 19 में है, तो उसके तहत उनको कुछ विशेष वो दे दिए गए हैं ताकि कानून के समक्ष समानता का वो उल्लंघन नहीं कहलाता। देखने में लगेगा कि इनको विशेष शक्तियाँ दे दी है, ये तो कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन हो गया, परंतु इसका हमने संविधान में ही प्रावधान कर दिया कि ये उसके अपवाद हैं, तो इसलिए उल्लंघन नहीं है। तो ये क्या क्या है? देखिए, अब राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा अपने पद के दायित्व को पूरा करने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें उसको लेकर किसी भी न्यायालय में आजीवन कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती। मतलब जब राष्ट्रपति या राज्यपाल का पद किसी ने सुशोभित किया है और उस पद पर रहते हुए उन्होंने कोई डिसीज़न लिया है, तो उस डिसीज़न को लेकर किसी भी न्यायालय में कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती। ये विशेष रूप से उनको एक तरह के विशेषाधिकार दे दिया गया है। ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक मामलों में किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती। कहने के मतलब ये है, अगर कोई राष्ट्रपति है, राज्यपाल है और उनके कार्यकाल के दौरान उन पर कोई आपराधिक मामले की बात बनती है या मुकदमा बनने का वो बनता है, मतलब आधार बनता है, तो उस समय उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक कि वो अपने पद पर हैं या अपना कार्यकाल कर रहे हैं। कार्यकाल, और ये छूट आप ध्यान रखिएगा, ये छूट आजीवन नहीं है, ये केवल और केवल कार्यकाल के दौरान ही है। ठीक है, परंतु उसमें पूछताछ कर सकते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल से पूछताछ कर सकते हैं कि केवल क्या मनाही है कि उन पर कार्यवाही नहीं हो सकती, मतलब कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, ये केवल कार्यकाल रहने के दौरान है, कार्यकाल हटने के बाद स्थिति चेंज हो जाती है। ठीक है, ये हो गया आपराधिक मामलों के मामले में। फिर दीवानी मामलों में क्या है? दीवानी मामलों में राज्यपाल व राष्ट्रपति के विरुद्ध 2 माह का नोटिस देकर न्यायालय में कार्रवाई की जा सकती है। अब याद करने वाली बात क्या है, अगर वो अपने पद पर रहकर कोई कार्य करता है या निर्णय लेता है तो उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, आजीवन ही नहीं होगी। वो पद से हट गया तो ऐसे नहीं कि बाद में कोर्ट बोले कि आपने वो डिसीजन क्यों लिया था, नहीं, वो राष्ट्रपति राज्यपाल से नहीं पूछता, वो मंत्रिपरिषद से या उनसे पूछ सकता है। राष्ट्रपति व राज्यपाल के ऊपर अगर आपराधिक मामला चलता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती पद पर रहने के दौरान, परंतु दीवानी मामलों में 2 माह का नोटिस देकर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, अब देखो, राष्ट्रपति राज्यपाल का मैं एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना रह गया है, इसमें परमादेश की बात होती है। अनुच्छेद 32 में विभिन्न प्रकारों की रिटों की बात है। आप जब हम अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे रिटों की बात आएगी, उसमें ही एक रिट होती है परमादेश। आप बात करेंगे कि परमादेश रिट में है क्या। देखिए, जितने भी अधिकारी हैं, या कहें कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं या अर्ध सरकारी अधिकारी हैं, ठीक है ना, उनके खिलाफ वो जारी हो सकती है, ये जिनको हम दूसरे शब्दों में लोक अधिकारी बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, न्यायालय किसी लोक अधिकारी को ये आदेश देता है कि वह उस कार्य को करे जिससे करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। मतलब कोई लोक अधिकारी है, वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति
न्यायालय में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है रिट के माध्यम से, परमादेश रिट के माध्यम से कि वो फला व्यक्ति अपना काम नहीं कर रहा है, तो न्यायालय उस अधिकारी को, उस लोक अधिकारी को आदेश दे सकता है कि अपना काम करो, ठीक है। परंतु यह जो आदेश है ना, वो राष्ट्रपति व राज्यपाल को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये दोनों भी पद को सुशोभित करते हैं, इनके भी कर्तव्य दे रखे हैं, परंतु इनको ये परमादेश जारी नहीं किया जाता। तो इसका मतलब परमादेश के मामले में या परमादेश रिट के मामले में राष्ट्रपति व राज्यपाल को छूट है, ठीक है। ये हो गई राष्ट्रपति राज्यपाल की बात। अब करते हैं सांसदों विधायकों की बात। सांसदों विधायकों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं कि वो संसद में अपनी बात रखते हैं, बोलते हैं, उसको लेकर उनको बहुत सारे, उनको जो कृत्य हैं संसद में, उसको लेकर उनको बहुत सारी छूट प्राप्त है, ठीक है ना। अब उनको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब उसमें कानून के समक्ष समानता में ये अपवाद है। भारत में विदेशी कूटनीतिज्ञ और राजनीतिक जो हैं उनको भी बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त हैं, और उसमें यह है कि उनके कामों को लेकर आप कानून के मतलब आप न्यायपालिका में डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसके अलग प्रावधान है, परंतु ये अपवाद में है, ठीक है। इसी प्रकार जो संयुक्त राष्ट्र है और उसकी एजेंसी हैं, उन लोगों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है, या कहें कि इस मामले में मुक्ति प्राप्त है। इसलिए अगर कोई कूटनीतिक या राजनीतिक पर कोई केस बनता है तो उसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग रहती है। विधि के समक्ष समानता में जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं होता है, अलग तरीके से इनका टैकल किया जाता है, क्योंकि इनको हमारे विधि के समक्ष समानता में या विधि के समान संरक्षण का जो अनुच्छेद है 14, उसमें छूट दी गई है, विशेष छूट दी गई है। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है, अब जैसे मैं आपको पहले उसी अनुच्छेद में ले जाता हूँ, अनुच्छेद 14 के, जो हमने विधि के समक्ष समानता की बात की थी और विधि के समक्ष समान संरक्षण की बात की थी। उसमें जाकर एक प्रावधान किया आ जाता है कि भारत में समानता का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि ये विभेद की पूर्ण मनाही नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि विधि के समान संरक्षण में कहीं ना कहीं विभेद है, ठीक है ना, लेकिन ये विशेष प्रकार के विभेद की मनाही करता है, और वो विशेष प्रकार का विभेद क्या होता है? वो है विशेषाधिकार, ठीक है। अगर विशेष प्रकार का विभेद विशेषाधिकार है तो उसकी मनाही कर रहा है, परंतु ये पूर्ण विभेद की मनाही नहीं करता, क्योंकि विधि का समान संरक्षण में ये कहीं ना कहीं विभेद कर रहा है, और वो कैसा है? सकारात्मक, वो कैसा है? वंचितों के पक्ष में, और इसे ही भारत में समानता का पूरक भी बोला गया है, ठीक है। लेकिन जब भी सकारात्मक भेदभाव या विधियों का समान संरक्षण की बात होगी तो ये ऐसा नहीं है कि मनमाना हो जाएगा, सरकार संसद अपने हिसाब से डिसीजन कर लेगी किसको देना है किसी को नहीं देना है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको तथ्यों व तर्कों से सुसंगत होना पड़ेगा, इसको व्यक्ति व समाज के बीच में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, और जिसे न्यायालय ने एक वर्ड दिया है युक्ति युक्त वर्गीकरण, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल भी कहा जाता है। अब ये युक्ति युक्त वर्गीकरण क्या है? इसमें क्या है, न्यायालय ने विभेद को उचित माना है विधियों के समान संरक्षण के मामले में, और उसके कुछ आधार तय किए हैं, जैसे सामाजिक आधार। सामाजिक आधार पर आप महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के पक्ष में जो भी विभेद करते हैं या उनके पक्ष में विशेष प्रावधान करते हैं, उनको विभेद नहीं कहा जाता, ठीक है ना। वो ये मान जाता है उनको समानता दिलाने के लिए हम विभेद कर रहे हैं और लोगों की बजाय। इसीलिए हमारे संविधान में कई जगहों पर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसी प्रकार राजनीतिक आधार पर राज्य के पक्ष में विभेद को उचित माना जाएगा। जैसे राजा सभी सरकारी कर्मचारी का बीमा कर दे तो ये वैलिड होगा, क्योंकि उनके कार्य विशेष हैं तो छूट भी विशेष होगी, ठीक है। कोई ऐसा प्रावधान जो सभी के लिए अनिवार्य है, अगर वो कर देता है, ठीक है, या कहें अब जैसे इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए कर दिया और उनका बीमा कर दिया, परंतु सामान्य व्यक्तियों को नहीं किया, तो आप ऐसे नहीं क्लेम नहीं कर सकते उसमें क्या है, उसको विशेष, उसके पास पावर है, वो उसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो विशेष वर्ग हो गया सरकारी कर्मचारी, है ना। जब मैंने कहा था ना समान परिस्थितियों में समानता, तो ये सभी सरकारी कर्मचारी समान परिस्थितियों में, परंतु असमान परिस्थितियों में असमानता, परंतु सरकारी कर्मचारी और आम व्यक्ति जो है उनमें तो विभेद है ना, है ना। तो जो सरकारी कर्मचारी को सुविधा दे रही है, तो हर सुविधा तो सामान्य व्यक्तियों को भी नहीं दी जा सकती,
ऐसी सामान्य व्यक्ति को कई ऐसी चीज़ें होगी जो सरकारी अधिकारी को नहीं होगी, कई चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से एक होता है भौगोलिक आधार। भौगोलिक आधार में क्या होता है, जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट के हैं, नॉर्थ ईस्ट में आईपीएस पद हेतु हाइट का जो क्राइटेरिया है ना, वो अन्य क्षेत्रों से लगभग 15 सेंटीमीटर घटा दिया जाता है, तो भी ये वैलिड है। अब कोई क्लेम नहीं कर सकता ये तो समानता का अधिकार का उल्लंघन है, नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ की स्थिति ऐसी है, वहाँ पे हाइट थोड़ी कम रहती है, तो इसलिए आईपीएस जैसे पद के लिए वहाँ पे जो वो है हाइट की जो सीमा है, क्राइटेरिया है, उसको कम कर दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि औसत लंबाई कम पाई जाती है वहाँ पे। तो इसको बोलते हैं युक्ति युक्त विभेद, युक्ति युक्त वर्गीकरण। मतलब तथ्य और तर्कों के आधार पर देखा गया है कि ये सही है, ऐसा विभेद करना। तो ये सारे जो आधार बताएंगे इसी आधार पर। इसी प्रकार समय के अंतर के आधार भी कर लेते हैं, व्यवसाय प्रकृति की भिन्नता के आधार पर भी कर लेते हैं, बहुत सारे आधार हैं, ठीक है। अब देखो जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को है ना, अब मिसयूज़ तो किसी का भी हो सकता है, आप ये मान के चलिए मिसयूज़ तो सबका हो सकता है। अब राजनीति में क्या होता है, जैसे मान लो कोई राज्यपाल है ना, अधिकतर राज्यपाल पे ही आरोप लगते हैं कि वो केंद्र के इशारे पे काम करता है या केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे काम करता है। अब क्या करते हैं, मान लो किसी राज्यपाल पे कोई मामला है जो बिल्कुल लग गया कि हाँ ये तो राज्यपाल के द्वारा बिल्कुल क्या बोलते हैं कि जानबूझ के किया गया है ये काम, जो कि कानून की कार्रवाई के अंतर्गत आ सकता है। अब वो जैसे ही पद छोड़ेगा, राज्यपाल अपना पद छोड़ेगा, तो उसके बाद आपराधिक मामला चल सकता है। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको कोई अन्य पद देते हैं, उसको दोबारा वापस राज्यपाल बना देते हैं, बार बार राज्यपाल बना देते हैं, उसको पद से हटाते नहीं हैं। ऐसे ही मान लो कोई मुख्यमंत्री है, उसने अपने पद पर रहते कोई काम किया जिस पर केस बन रहा है, और जैसे ही वो पद से निकलने वाला है उस पर केस बन सकता है, तो उसको जैसे ही पद से हटता है ना, उसको राज्यपाल बना देते हैं, क्योंकि राज्यपाल बनते दोबारा उसको छूट मिल जाती है। तो इस तरीके से इसका दुरुपयोग भी बहुत हो जाता है, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं नेक्स्ट है अनुच्छेद 15, ठीक है। अब अनुच्छेद 15 और 16 में 16 अगली वीडियो में हम करेंगे, यहाँ पे 15 और 14 और 15 की बात हुई है। इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता पड़ेगी और कुछ वर्डिंग की और अधिक समझने की आवश्यकता पड़ेगी, और हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उन चीज़ों को शामिल किया जाए। यहाँ पे भी हम कई चीज़ों को क्लियर करेंगे। संविधान में हमेशा ध्यान रखना, जो अनुच्छेद लिखे गए हैं उनकी एक एक शब्द का बहुत महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। जैसे इससे पता लग जाएगा, अनुच्छेद 15 मोटी मोटी क्या बात करता है, ये धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, ठीक है ना, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ये दिस, ठीक है। अब पहला जो है 15(1) जो मैंने अभी बात कही है, उसी को लिखा गया है इसमें स्पष्ट रूप से कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। ये पहला शब्द है इसमें, राज्य इंपॉर्टेंट। और राज्य में कौन कौन आते हैं वो पिछले वीडियो में हमने राज्य की परिभाषा में देख लिया। राज्य किसी भी नागरिक के साथ, अब यहाँ पे नागरिक आ गया, वर्ड का ध्यान रखिए, नागरिक। अनुच्छेद 14 में व्यक्ति आता है क्योंकि उसमें नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए है, और यहाँ पे वर्ड आता है नागरिक, ठीक है ना, क्योंकि अनुच्छेद जो 15 है वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए। के साथ केवल, केवल का मतलब क्या हो गया कि ये जो 5 आधार हैं आगे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, केवल इन 5 के आधार पर राज्य विभेद नहीं कर सकता। इनके अलावा कोई आधार बन रहा है तो और राज्य उसमें विभेद करता है, तो आप अनुच्छेद 15 के तहत कोर्ट में नहीं जा सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें केवल आपको 5 आधारों पर संरक्षण है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इनके आधार पर राज्य आपसे भेदभाव नहीं करेगा किसी भी नागरिक के साथ। 15(2) क्या बोलता है, राज्य व नागरिक उपयुक्त 5 आधारों पर, उपर्युक्त 5 आधारों पर, 5 आधार कौन से, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। अब इसमें सारे ये 5 वर्ड आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। कन्फ्यूजन हो गया क्वेश्चन में, आपको इनमें से कोई छठा दे दिया नाम, है ना, निवास स्थान दे दिया या कुछ और दे दिया, है ना, तो अनुच्छेद 15 के तहत ही आपको ऑप्शन में टिक लगाना है, तो आप हो सकता है गलत कर जाए या कन्फ्यूज हो जाए। तो 5 आधार एग्जैक्ट याद होना चाहिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। 15(2) में हम बात कर रहे हैं कि राज्य व नागरिक
देखिए पहला केवल राज्य पे प्रतिबंध लगा रहा है, 15(2) राज्य व नागरिक दोनों पे प्रतिबंध लगा रहा है। क्या प्रतिबंध लगा रहा है कि आप इन पांचों के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ, है ना, दुकानों में पहुंच या रेस्टोरेंट में जाना या होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, इसमें प्रवेश पर भेदभाव नहीं करेंगे। कहने का मतलब है चाहे राज्य हो चाहे कोई नागरिक हो, ठीक है ना, दोनों धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश से रोक नहीं सकते। इसी तरह इन पांचों आधार पर किसी भी नागरिक को कुएं, तालाब, स्नानघर, सड़क या सार्वजनिक पर्यटन के स्थल हैं उनके प्रयोग के लिए नहीं रोक सकते। मतलब इन जगहों पर भेदभाव नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो जो कहते हैं ना कि वो मान लो कि कोई व्यक्ति गया, ये किस तरीके से, इसको सरल भाषा में समझो। कोई व्यक्ति गया किसी रेस्टोरेंट में गया, अब उस रेस्टोरेंट में कोई फला धर्म का व्यक्ति है जो उस रेस्टोरेंट का मालिक है। अब जैसे उसने देखा ये तो दूसरे धर्म का व्यक्ति है और उसको रेस्टोरेंट में से निकाल दिया, ठीक है, तो वो जिसको निकाल दिया वो व्यक्ति 15(2) के तहत सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि मेरे मौलिक अधिकार को उल्लंघन हुआ है। इसी प्रकार से मान लो कोई नीची जाति का व्यक्ति है, वो किसी सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करना चाहता है, परंतु उसको इसलिए रोक दिया कि ये विशेष जाति का है, तो उसके आधार पर वो खुद कोर्ट में जा सकता है और अपने अधिकारों की मांग कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से डायरेक्ट। तो ये है। आपको जो अनुच्छेद 15 है उसमें राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, ठीक है, जन्म स्थान, इनकी सबके आधार पर, लिंग, इनके आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करता, परंतु इसमें 5 अपवाद है। 5 अपवाद कौन है? महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग। कहने मतलब है इन पांचों के लिए अगर राज्य कोई प्रावधान करता है तो वो भेदभाव नहीं कहलाया जाएगा। जैसे अनुच्छेद 14 में भी ये बात आई थी एक जगह, ठीक है ना, अनुच्छेद 15 में भी ये बात है। अब वो कहाँ का प्रावधान है? महिला और बच्चों के लिए प्रावधान है 15(3) में। साफ कह दिया कि राज्य द्वारा महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं तो वह समानता का उल्लंघन नहीं है, वह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं है, वह समानता का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है कि उनको विशेष प्रावधान देने ही पड़ेंगे। इसी प्रकार अनुच्छेद, देखो ये विधियों का समान संरक्षण या ये इन महिला, बच्चे, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, इनके लिए विशेष प्रावधान क्यों किए गए हैं? क्योंकि हमारा समाज क्या होता है, सभी एक समान स्थिति में नहीं है। किसी का विकास ज़्यादा हो चुका है, किसी का विकास कम हुआ है। अब आप ये कहें कि नहीं, महिलाओं को पुरुषों के सारे अधिकार महिलाओं को मिल रहे हैं या मिले हुए हैं, ये आपको भी पता है हकीकत क्या है, ये सरकार को भी पता है, ये संविधान के निर्माताओं को भी पता है हकीकत क्या है ना। स्थिति समान नहीं है। इसी प्रकार से जो पिछड़े वर्ग हैं, इसलिए तो उनका नाम पिछड़े वर्ग हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति का उनका बनने का आधार ही यही था कि उनकी स्थिति इतनी वो नहीं है, इसलिए तो इनको विशेष वो दिए जाते हैं। हमारा हिंदुस्तान है वो किन से बनता है? वो समाज के सभी वर्गों के लोगों से बनता है। आप विशेष वर्ग के लोगों से ही पूरा हिंदुस्तान नहीं चला सकते। सबकी भागीदारी होनी चाहिए हिंदुस्तान को चलाने के लिए, चाहे वो महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हो, जनजाति के हों, विशेष पिछड़े वर्ग हो। तो जो पिछड़े गए हैं, जो पीछे रह गए हैं विकास की धारा में, तो उनको हमारे आगे लाना है ताकि देश का विकास और अधिक हो सके, इसलिए ये सारे प्रावधान किए गए। आते हैं हम दोबारा टॉपिक पे। 15(3) में किसके लिए? महिला और बच्चों के लिए। 15(4) में किस लिए हैं? सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए, ठीक है ना। उनके लिए अगर प्रबंध किए जाते हैं, याद रखना, उनके लिए अगर प्रबंध किए जाते हैं तो वो समानता के अधिकार को उल्लंघन नहीं होगा। इसको जब शामिल किया गया था ना, तो उसमें और भी वर्डिंग्स है और भी अनुच्छेद हैं। जैसे इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज ये थी कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों व जनजातियों के उत्थान के लिए किए गए प्रबंध अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, जब गहराई में जाओगे तो आपको विशेष अनुच्छेद भी याद रखना पड़ेंगे। यहाँ पे आपको अनुच्छेद 29(2) भी याद रखना होगा अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि ये आ गया क्वेश्चन
कि 15(4) है उसके अपवाद क्या हैं। अपवाद क्या होते हैं जिन पे ये नियम लागू नहीं होते, ठीक है। और तो वो किस किस चीज़ में प्रोहिबिट किया गया है या कौन कौन सी चीज़ें जो इनका उल्लंघन नहीं करती। मतलब सामाजिक शैक्षणिक रूप से अगर पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों के लिए कोई प्रावधान कर रहे हो आप, तो वो कह रहा है कि अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं कर रहे, मतलब ये कोई विभेद नहीं कर रहे, और अनुच्छेद 29(2) का भी उल्लंघन नहीं कर रहे, ठीक है ना। अनुच्छेद 29(2) था, उसका आगे वर्णन होगा। उसमें मेन बात क्या है, उसमें जो राज्य द्वारा संचालित जो शिक्षण संस्थाएं हैं या राज्य द्वारा वित्त पोषित जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें धर्म, प्रजाति, जाति, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, इसकी बात है, ठीक है ना। तो उसका प्रावधान। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या है मेन, कि ये जो प्रावधान है 15(4), ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसको शामिल किया गया है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। मैंने आपको कल पिछले वीडियो में जो कल मैंने बनाया था, उसमें आपको मैंने एक विशेष चीज़ बताई थी कि हम अनुच्छेद 13 और 368 में जो झगड़ा हो रहा था, उसकी पृष्ठभूमि शुरुआत होती है लैंड रिफॉर्म से, ठीक है ना। उस समय क्या हो रहा था कि सरकारें जो थीं वो दो तरीके के रिफॉर्म, क्योंकि नया हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, नई संविधान बना था और नई समस्याएं सामने थी। अब जो हिंदुस्तान ने आज़ादी में जो वादे किए थे उनको पूरा करना ज़रूरी था। उसमें एक प्रमुख वादा था भूमि सुधार का, कि जिनके पास बहुत अधिक ज़मीन है, बहुत अधिक पूंजी है, उनसे थोड़ा लेकर गरीबों के बीच में दिया जाए या उनको गरीबों को सुविधा संपन्न बनाया जाए। तो उसके लिए सरकारें, है ना, लैंड रिफॉर्म्स ला रही थी। और उसी समय एजुकेशनल रिफॉर्म की भी बहुत बात हो रही थी। जब एजुकेशनल रिफॉर्म की बात हो रही थी तो उसमें यह है कि कोई अगर हम किसी वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, ST SC के लिए कोई विशेष प्रावधान करते हैं, तो एक दूसरा वर्ग भी है जो ये कहता है कि नहीं, ये तो गलत है, आप तो असमानता कर रहे हैं। उसी तरह से लैंड रिफॉर्म में भी क्या था कि अगर आप गरीबों के हित में कोई काम करने जा रहे हो, लैंड रिफॉर्म करने जा रहे हो या सीलिंग कर रहे हो कि इससे ज़्यादा आप ज़मीन नहीं रख सकते, तो ज़मींदार जो लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो सीधे कोर्ट में चले जाते हैं कि ये तो हमारे अधिकार को उल्लंघन हो रहा है। तो उसी दौरान शिक्षा को लेकर, जब शिक्षा के लिए विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे थे, तो मद्रास में एक केस होता है चंपाकरण दोरईराजन बनाम मद्रास राज्य। ये एक केस होता है। होता क्या है, वहाँ की जो सरकार होती है मद्रास में, वो पिछड़े वर्गों को आरक्षण दे देती है मेडिकल में, इंजीनियरिंग में। उसके खिलाफ लोग जाते हैं और वो लोग जाके कोर्ट में जाकर और उसको खारिज करवा देते हैं, मद्रास सरकार के निर्णय को खारिज करवा देते हैं। परंतु ये बहुत ज़रूरी था इस निर्णय को लागू करवाना। उसका रीज़न क्यों था, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, उसमें गरीब वर्ग सबसे ज़्यादा था, आम लोग सबसे ज़्यादा थे। और उन लोगों से हमारे संविधान निर्माताओं ने वादा किया था भूमि सुधार का काम किया जाएगा। तो भूमि सुधार के काम में अगर कोई रोड़ा आ रहा है तो उसको दूर करने का काम संसद या विधायिका या कार्यपालिका करेगी। अब यहाँ पे जब उन्होंने कोशिश की, उसको रोक दिया कोर्ट ने। तो क्या हुआ, इस फैसले को, इस निर्णय को समाप्त करने के लिए या इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन लाया गया 1951 में, और वो ये था, है ना। और उसमें अब सीधे संविधान में ही डाल दिया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए अगर कोई प्रबंध किया जाता है ना, तो वो समानता के अधिकार को उल्लंघन नहीं है। मतलब आप कोर्ट मत जाइए, जिनको प्रॉब्लम है इस चीज़ से वो कोर्ट मत जाइए, क्योंकि सरकार ने या संसद ने संविधान में उनको अधिकार दे दिया गया है कि इन जो पिछड़े रह गए हैं मुख्यधारा से, इन लोगों के लिए विशेष उत्थान के प्रयास किए जाएंगे और वो किसी की समानता का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 15(5), जिसको कि 93 जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके द्वारा शामिल किया हुआ। वही चीज़ है, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति लोग हैं, उनके लिए सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, चाहे वो संस्था राज्य के द्वारा वित्त प्राप्त करती हो चाहे वित्त प्राप्त नहीं करती हो, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन हो जाता है 15(4), ठीक है ना, और स्टार्टिंग है 15(1) और 15(2), ठीक है। 15(1) और 15(2) हैं, उसमें विशेष प्रावधान बताए गए हैं कि कैसे विभेद नहीं होना है। और 15(3), 4, 5 है वो इसके अपवाद हैं कि किन किन लोगों को विशेष सुविधाएं दी जा रही है
है ना, विशेष सुविधा दे रहे हैं या विशेष प्रावधान कर रहे हैं उन लोगों के लिए, परंतु ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, ये भी समानता है, क्योंकि ये पिछड़ गए थे, इनको हमें मुख्यधारा में लाना है, इसलिए हम इनको ये विशेष सुविधा या विशेष प्रावधान दे रहे हैं। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 18 तक के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।